नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडवांस स्टडीज़ में। मैं हूं आपका दोस्त मोहनलाल लोधा। आज आपके लिए लेकर आए हूं शैक्षिक रीति विज्ञान से संबंधित 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। सारे टॉपिक्स को समाहित करते हुए ये 35 क्वेश्चंस हैं। बहुत अल्प समय में हम करने वाले हैं इन क्वेश्चंस को दोस्तों, तो पूरा वीडियो देखिए अंत तक। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा दोस्तों। ओके, इस तरह की टेस्ट सीरीज में आपके लिए परीक्षा तक लेकर आऊँगा। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा तक लेकर आने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शैक्षिक रीति विज्ञान से संबंधित ये चौथा वीडियो है। 3 वीडियो इससे पहले अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हों तो उनको भी देखिएगा। और आपको पता है कि 150 प्रश्न की जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो एक दिन छोड़ के एक दिन चल रही है, तो कल भी वो टेस्ट सीरीज आने वाली है और वो टेस्ट सीरीज होगी 8वीं। जी हाँ दोस्तों, 8वीं टेस्ट सीरीज होगी। यदि आपने उस टेस्ट को, इससे पहले वाले टेस्टों को नहीं किए हों, 60 टेस्ट हम अपलोड कर चुके हैं। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न ये रहा, शिक्षण प्रक्रिया का अंग नहीं है। जी हाँ दोस्तों, शिक्षण प्रक्रिया का अंग कौन सा नहीं है? तो आपको पता होगा, शिक्षण प्रक्रिया त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें एक तरफ शिक्षक है, एक तरफ पाठ्यक्रम है और एक तरफ शिक्षार्थी हैं। तो इसके अंतर्गत अभिभावकों को शामिल नहीं किया जाता है, तो अभिभावक इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, शिक्षण प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षण प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण इस विकल्प के अनुसार क्या होगा? तो दोस्तों, स्वास्थ्य परीक्षण, खेलकूद और योगाभ्यास, इनका कोई ज़्यादा रोल है नहीं। पाठ्य योजना का विशेष रोल है, तो पाठ्य योजना इस प्रश्न के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट तीसरा प्रश्न ये रहा, वे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन जो एक शिक्षक अपने शिक्षार्थी में देखना चाहते हैं क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों, ये कहलाते हैं शिक्षण उद्देश्य। जी हाँ दोस्तों, शिक्षण उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ही एक शिक्षक शिक्षार्थी को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संचालित करते हैं। एक शिक्षार्थी के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित करते हैं और फिर देखते हैं कि शिक्षण उद्देश्य कहाँ तक प्राप्त हुए हैं। ओके, नेक्स्ट चौथा प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न है दोस्तों, सारे के सारे ही। चौथा प्रश्न देखिएगा, कक्ष में पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रहों को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, किसके द्वारा दूर कर सकते हैं हम इसको? तो इसको कर सकते हैं दोस्तों, सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में चर्चा करके हम कक्ष में पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रहों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, सारे विकल्प यदि हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट सही आंसर मिले, ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कर सकें। फिर भी जहां ज़रूरत होगी मैं व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। ओके, जहां आपको लगे तो आप वीडियो पॉज करके देख भी सकते हैं सभी विकल्पों को। ओके, मुझे कमेंट करके बताइए कि मुझे चारों विकल्प समझाने चाहिए या नहीं समझाने चाहिए, या फिर जो करेक्ट विकल्प हैं उसको ही समझा दें या उसी को डिस्क्राइब कर दें। ओके, तो देखिएगा चौथा प्रश्न, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित तत्व नहीं है। कौन सा तत्व शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों, अधिगम स्थिति भी है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया भी है, छात्र भी है, सारे हैं। क्या नहीं है? समाज नहीं है दोस्तों। समाज शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित तत्व नहीं है, बल्कि ये सारी प्रक्रियाएं जो होती है वो समाज में संचालित होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समाज। ओके दोस्तों, नेक्स्ट छठा प्रश्न देखिएगा, सामाजिक अध्ययन की कक्षा में निदानात्मक शिक्षण में शामिल होता है। जी हाँ दोस्तों, निदानात्मक शिक्षण की बात हो रही है, डायग्नोस्टिक टीचिंग की। ओके, डायग्नोस्टिक टीचिंग में क्या शामिल होता है ये देखना है आपको। ओके, तो दोस्तों, इसमें शामिल होता है कि बालक की कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना और उनको पहचानना। जी हाँ दोस्तों, निदानात्मक शिक्षण में, कोई से भी सब्जेक्ट की निदानात्मक शिक्षण में आपको किसी भी अध्ययनकर्ता या अध्येता के कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना और उनका पहचान करना होता है। उपयुक्त सभी विकल्प इसका सही नहीं होगा दोस्तों। सही कौन सा है? तीसरा वाला इसका बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट सातवां प्रश्न देखिएगा, सामाजिक अध्ययन की कक्षा में उपचारात्मक है दोस्तों। ओके, उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होता है। जी हाँ दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण में क्या शामिल होता है? तो देखिएगा, उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होता है दोस्तों, बालक की कठिनाइयों को
दूर करने के उपाय बताना। जी हाँ दोस्तों, बालक की कठिनाइयों को दूर करने के उपाय इसमें उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होते हैं। ओके, 8वां प्रश्न, विद्यालय स्तर पर निदान हेतु निम्न में से किन मूल विषयों को महत्व दिया जाता है? तो दोस्तों गणित को भी दिया जाता है, भाषा का व्याकरण को भी दिया जाता है, वाचन को भी दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, उक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न देखिए, निदानात्मक परीक्षणों के निर्माण में किन मुख्य बिंदुओं को ध्यान दिया जाना आवश्यक होता है? तो किन मुख्य बिंदुओं को ध्यान दिया जाना आवश्यक होता है? तो बताइएगा 9वें प्रश्न का आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए पहला विकल्प है निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य का स्पष्ट रूप से निर्धारण करना, और दूसरा देखिए विषय वस्तु का विश्लेषण कर शिक्षण बिंदुओं का निर्धारण करना, और तीसरा विकल्प है प्रत्येक शिक्षण बिंदु पर संक्षिप्त उत्तर वाले 3, 5 या 7 सरल प्रश्नों का निर्माण करना। तो ये सारे के सारे ही बिंदु हैं दोस्तों जिनका निदानात्मक परीक्षणों के निर्माण करते समय इन बिंदुओं का ध्यान हमको रखना पड़ता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 4th नंबर। 10वां प्रश्न देखिए, मूल्यांकन प्रक्रिया है। जी हाँ दोस्तों, मूल्यांकन प्रक्रिया कौन सी है? तो उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण करना, ये भी है दोस्तों। परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चित करना, ये भी सही है दोस्तों। अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना, सारे के सारे ही विकल्प सही है। तो उपयुक्त सभी विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। चौथा विकल्प इसका सही है। ओके, नेक्स्ट 11वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का उद्देश्य है? जी हाँ दोस्तों, किसी भी विषय में देख सकते हैं यहाँ सामाजिक विज्ञान लिखा है, लेकिन मूल्यांकन का उद्देश्य आपको बताना है। तो क्या होता है? छात्रों के ज्ञान की जांच करना, या उत्तम कक्ष अध्यापन, या शैक्षिक नियोजन, या सामाजिक विकास। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। जी हाँ दोस्तों, 1 नंबर। छात्रों के ज्ञान की जाँच करते हैं हम किसके माध्यम से? मूल्यांकन के माध्यम से। ओके, नेक्स्ट 12वां प्रश्न, अच्छे मूल्यांकन की कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता अच्छे मूल्यांकन की नहीं होती है? तो वैधता भी होती है, विश्वसनीयता भी होती है, निदानात्मकता भी होती है, नकारात्मकता इसमें नहीं होती है। तो ये वाला विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखिएगा, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी गई योग्यता से सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है, तब उस परीक्षा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों उस परीक्षा को? तो दोस्तों इस परीक्षा को कहते हैं विश्वसनीयता। जी हाँ दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? विश्वसनीयता। जी हाँ दोस्तों, विश्वसनीयता बोला जाता है इसको। ओके, नेक्स्ट 14वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? ओके, मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इसके अंतर्गत शैक्षिक उद्देश्य भी होता है, मूल्यांकन भी होता है, इसके अलावा अधिगम अनुभव भी होता है, लेकिन शिक्षण अनुभव नहीं होता है। दोस्तों इसके अंतर्गत क्या नहीं होता है? शिक्षण अनुभव नहीं होता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा वाला। ओके, शैक्षिक उद्देश्य होते हैं, मूल्यांकन होता है और अधिगम अनुभव होता है, लेकिन शिक्षण अनुभव नहीं होते हैं दोस्तों, अधिगम अनुभव होते हैं। ओके, ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। 15वां प्रश्न, मूल्यांकन उपयोगी है। जी हाँ दोस्तों, मूल्यांकन उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? तो विद्यार्थियों की प्रगति जानने में, या विद्यार्थियों की कक्षा में उपस्थिति जानने में, या विद्यार्थियों के आचरण जानने में, या इनमें से सभी। तो दोस्तों पहला वाला विकल्प इसका सही है, विद्यार्थियों की प्रगति जानने के लिए मूल्यांकन उपयोगी होता है। ओके, 16वां प्रश्न, छोटे बच्चों की शिक्षा को समझने के लिए एक ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन करना किस प्रकार के आंकड़ों का उदाहरण है? ओके दोस्तों, तो ये है दोस्तों प्राथमिक आंकड़े। जी हाँ दोस्तों, प्राथमिक आंकड़े हैं ये, क्योंकि डायरेक्ट हम फील्ड से कोई भी डेटा कलेक्ट करते हैं तो वे प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं, और यदि हम कहीं से ग्रहण करते हैं जैसे समाचार पत्र या पुस्तकों से, तो उनको फिर द्वितीयक आंकड़े बोला जाता है। ओके, डायरेक्ट ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का हम अध्ययन करना चाहते हैं तो ऐसे में ये प्राथमिक आंकड़े हो जाएंगे। 17वां प्रश्न, किस उपागम को NCERT द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत करवाने के लिए अधिक प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों किसका प्रयोग किया गया है? तो इसका सही आंसर है कहानी बोर्ड। जी हाँ दोस्तों, कहानी बोर्ड उपागम। ओके, नेक्स्ट 18वां प्रश्न, एक छात्र भारतीय सैनिकों द्वारा करगिल युद्ध में झेली कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है,
वह कुछ सैनिकों का साक्षात्कार लेता है जिन्होंने इस युद्ध में भाग लिया। इन सैनिकों को क्या माना जा सकता है? क्या माना जा सकता है दोस्तों? सैनिक प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने खुद ने उन चीज़ों को फेस किया है। तो दोस्तों इससे संबंधित पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये हो जाएंगे दोस्तों प्राथमिक स्रोत। क्या हो जाएंगे दोस्तों? प्राथमिक स्रोत। ओके, कोई भी जिज्ञासा है, किसी भी विद्यार्थी की या किसी की भी जिज्ञासा होती है कि हम प्राथमिक स्रोत को जानें। जैसे कोई भी विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक में पढ़ता है किसी किले के बारे में, दुर्ग के बारे में या किसी सभ्यता स्थल के बारे में, तो उसकी जिज्ञासा होती है कि मैं वहाँ जा कर के इस चीज़ को देखूँ। तो वहाँ जा कर के जो ज्ञान प्राप्त करना होता है वो प्राथमिक स्रोत होता है। तो इसी प्रकार से करगिल युद्ध के सैनिकों से मिलना विद्यार्थियों का और उनसे जानकारी लेना प्राथमिक स्रोत हैं। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, आप एक वर्ष में नियोजित, अल्प नियोजित और अनियोजित ग्रामीण श्रमिक द्वारा बताए गए समय के समानुपात को चित्रित करना चाहते हैं। आप निम्न में से किस आरेख को चुनेंगे? जी हाँ दोस्तों, आरेख के संदर्भ में हमने पहले भी चर्चा की है, पहले वाले वीडियोस में भी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों चक्र आरेख। जी हाँ दोस्तों, चक्र आरेख या पाई डायग्राम। ओके दोस्तों, क्योंकि इसके माध्यम से हम नियोजित, अल्प नियोजित और अनियोजित इन श्रमिकों का तुलनात्मक रूप से या आनुपातिक रूप से चित्रित कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट 20वां प्रश्न, निम्न में से किस विकल्प को दंड आरेख में सबसे अच्छी तरह दर्शाया जा सकता है? तो दंड आरेख में किसको दर्शाया जा सकता है? मात्रात्मक चीज़ें जो भी होती है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, मात्रात्मक, उन सबको दंड आरेख जो इस तरीके का होता है इसके माध्यम से हम दर्शा सकते हैं। तो किसको मात्रात्मक कौन सी चीज़ है इसमें? वर्षा। जी हाँ दोस्तों, वर्षा मात्रात्मक चीज़ है, तो इसको हम दंड आरेख के माध्यम से दर्शा सकते हैं। ओके, टेम्परेचर है, इसको दंड आरेख से नहीं इसको रेखीय आरेख से दर्शा सकते हैं दोस्तों। ओके, वायु दाब को भी रेखीय आरेख से, आर्द्रता ये भी रेखीय आरेख से हम इसको दर्शा सकते हैं। वर्षा को किससे दर्शा सकते हैं? दंड आरेख से। ओके, 21वां प्रश्न, कारखाना के विषय में पढ़ाने के लिए उपयोगी विधि कौन सी होगी? शानदार प्रश्न है दोस्तों। तो कारखाना के विषय में मान लो आप पढ़ा रहे हैं, तो इसके विषय में पढ़ाने के लिए आपके लिए जो कारगर उपयोगी विधि होगी वो कौन सी होगी? तो ये होगी दोस्तों किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा कराना। क्योंकि एडगर डेल के अनुसार भी जो दोस्तों अधिगम शंकु उन्होंने दिया है उसके अंतर्गत सबसे ऊपर किसको रखा है? वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव को। तो कारखाने में जाकर के बच्चे वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। 22वां प्रश्न, प्रायोजना कार्य महत्वपूर्ण होता है, क्यों महत्वपूर्ण होता है ये देखना है। वह शिक्षकों को रचनात्मक बनाता है। तो शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रचनात्मक बना रहे या नहीं बना रहे ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। दूसरा देखिए, वह विद्यार्थियों को रचनात्मक बनाता है। रचनात्मक बनाता तो है, लेकिन और भी विकल्प देखिएगा। करके सीखना सीखने का महत्वपूर्ण तरीका होता है। तो दोस्तों प्रायोजना में लर्निंग बाय डूइंग होता है, तो इसका तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि करके सीखने से रचनात्मकता तो स्वतः ही शामिल हो जाती हैं। ओके, ये अधिक खर्चीला होता है, तो ये तो कहीं से कहीं तक इसमें लागू नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा वाला। ओके नेक्स्ट 23वां प्रश्न देखिएगा, शिक्षण में प्रदर्शन विधि की कमी है। क्या कमी है प्रदर्शन विधि की? तो देखिए, प्रदर्शन में केवल हम बच्चों को दिखा सकते हैं। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, बच्चे स्वयं करके नहीं सीखते हैं। तो बालक स्वयं करके नहीं सीखता है, बिल्कुल सही है। बालक उत्सुकता खो देता है, ये भी बिल्कुल सही है। बालक मानसिक तनाव का सामना करता है, तो ये भी 23। देखिएगा दोस्तों 23वां प्रश्न, प्रदर्शन। देखिएगा दोस्तों 23वां प्रश्न, शिक्षण में प्रदर्शन विधि की जो कमी है वो क्या है? तो देखना है, बालक स्वयं करके नहीं सीखता है। जी हाँ दोस्तों, बालक स्वयं करके इसमें नहीं सीखता है। और देखते हैं, बालक उत्सुकता खो देता है, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। बालक मानसिक तनाव का सामना करता है, बिल्कुल ये भी कोई काम का नहीं है, क्योंकि बालक मानसिक तनाव का सामना करता है, ऐसा कोई इसमें प्रमाण नहीं है कि बालक मानसिक तनाव का सामना कर रहा है। क्योंकि शिक्षण के प्रदर्शन विधि में भी बालक उत्सुक रहता है और उसको मानसिक तनाव नहीं होता है, उसमें जिज्ञासा रहती है। लेकिन इसकी सबसे महत्वपूर्ण कमी है कि बालक स्वयं करके नहीं सीखता है, जैसा कि प्रायोजना विधि में सीखता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला। ओके नेक्स्ट
24वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा किसी समस्या के सबसे अच्छी संभावित समाधान की ओर संकेत करता है? तो कौन सा? देखिएगा 24वें प्रश्न का आंसर निर्णय लेने का कौशल या विवेचनात्मक चिंतन कौशल या मूल्यांकन कौशल या शिक्षण कौशल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों विवेचनात्मक चिंतन कौशल, क्योंकि विवेचनात्मक चिंतन कौशल के द्वारा ही किसी समस्या का समाधान संभव है। ओके, नेक्स्ट, होलिस्टिक अप्रोच के माध्यम से। 25वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों ये करता है एक समाधान की तार्किक सुसंगतता को परीक्षण करना। जी हाँ दोस्तों, दूसरा वाला विकल्प एक समाधान की तार्किक सुसंगतता को का परीक्षण करना इसका सही आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न देखिएगा, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को व्यापक शब्द के अलावा किसके द्वारा समर्थित किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों जेपी गिलफर्ट। जी हाँ दोस्तों, जेपी गिलफर्ट का बुद्धि संरचना सिद्धांत द्वारा भी इसका समर्थन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं? रचनात्मक आकलन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट। जी हाँ दोस्तों, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट अलग होता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात हो रही है यहाँ पर। तो कौन सा उपकरण नहीं है? तो देखिए, सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल, दत्त कार्य और मौखिक प्रश्न। दोस्तों जहाँ भी परीक्षा की बात हो जाए, जी हाँ दोस्तों, जहाँ भी परीक्षा की बात हो जाए तो परीक्षा वाला जो भी जाएगा वो ऐसे में जाएगा समेटिव असेसमेंट यानी कि योगात्मक आकलन में जाएगा। उसके अलावा जितना भी कार्य हैं वो सब के सब रचनात्मक आकलन में आएंगे। तो इसमें परीक्षा किस में है? पहले वाले में सत्र परीक्षा। तो सत्र परीक्षा किस में जाएगी? सत्र परीक्षा जो जाएगी वो योगात्मक आकलन में जाएगी, बाकी सभी रचनात्मक आकलन के टूल से। जी हाँ दोस्तों, प्रश्नोत्तरी और खेल, दत्त कार्य, मौखिक कार्य सभी रचनात्मक आकलन के टूल्स या उपकरण हैं। ओके, 28वां प्रश्न देखिएगा, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है या कमियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद होना चाहिए। यानी कि उनका निदान हो गया, यानी कि हमने उनका पता लगा लिया, लेकिन उनके बाद में क्या होना चाहिए? तो इसके लिए हमको समुचित उपचारात्मक कार्य किया जाना चाहिए, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण उनका किया जाना चाहिए। उनके अंदर क्या कमी रहेगी उसको दूर करने के लिए समुचित उपचारात्मक शिक्षण किया जाना चाहिए। 29वां प्रश्न, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना होना चाहिए। मूल्यांकन का यही उद्देश्य होना चाहिए कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कहाँ कमी रही ताकि उनका उपचार किया जा सके, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा 30वां प्रश्न, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? ग्रेड जो है वो अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? तो ये रखता है दोस्तों विश्लेषणात्मक प्रश्नों से संबंध रखता है। ओके, नेक्स्ट 31वां प्रश्न, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? किसके प्रति सचेत होना चाहिए? तो दोस्तों हमें शैक्षिक और सहशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। इनके प्रति हमको सचेत होना चाहिए, यही इसका आंसर है। तो कौन सा आंसर है दोस्तों इसका? सेकंड नंबर। ओके, नेक्स्ट 32वां प्रश्न, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो कि यानी कि मानव विकास के जो एस्पेक्ट है, मानव विकास के अलग अलग जो पक्ष हैं वो किस तरीके के हैं? तो दोस्तों मानव विकास के जो पक्ष हैं वो है शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास। जी हाँ दोस्तों, ये मानव विकास के विभिन्न पक्ष या क्षेत्र हैं। ओके, याद रखना इनको। 33वां प्रश्न, के अलावा यानी कि किसके अलावा निम्नलिखित घटना या वृत्तांत रिकॉर्ड की
विशेषता है, यानी कि कौन सी विशेषता जो है वृत्तांत या घटना रिकॉर्ड की नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो देखना है इसमें, यह पर्याप्त विस्तारपूर्ण तथ्यों का प्रतिवेदन है, बिल्कुल होता है दोस्तों ये। और दूसरा देखिए, यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता है। नेगेटिव हो गया, आपको नेगेटिव ही तो ढूंढना था। ओके, तो नेगेटिव मिल गया दूसरा वाला, यही आपका आंसर है। और भी देख लीजिए, यह घटनाओं का सही वर्णन है, बिल्कुल सही वर्णन होता है। रिकॉर्ड या घटनाओं का जो वृत्तांत होता है वो सही विवरण होता है। चौथा वाला देखिए, यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं का वर्णन करता है, बिल्कुल करता है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 33वें प्रश्न का? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकंड नंबर। ओके, क्योंकि इसमें नेगेटिव आ रहा है। ओके, नेक्स्ट 34वां प्रश्न, अधिगमकर्ता का स्वनियमन का अर्थ क्या है? जी हाँ दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन का अर्थ क्या है लर्नर का? ओके, तो इसका सही आंसर है दोस्तों स्व अनुशासन और नियंत्रण। जी हाँ दोस्तों, स्वनियमन का अर्थ क्या है? स्व अनुशासन और नियंत्रण इसका सही आंसर है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट 35वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, 35 क्वेश्चन, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय 2 रिक्त स्थान है का जरूर होना चाहिए। किस किस का होना जरूरी है विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो सामग्री का चयन करते समय? तो दोस्तों इसमें आपको देखना है विद्यार्थियों का समावेश। जी हाँ दोस्तों, रिक्त स्थान में पहले में आएगा विद्यार्थियों और दूसरे में आएगा समावेश। तो विद्यार्थियों का समावेशन होना जरूरी होता है, क्योंकि पोर्टफोलियो किनका होता है? विद्यार्थियों का होता है, इसलिए विद्यार्थियों का समावेशन होना जरूरी होता है। शिक्षकों से कोई संबंध नहीं है, अभिभावकों से भी संबंध नहीं है, और यहाँ शिक्षार्थी है तो यहाँ बहिष्कृत है, तो बहिष्कृत नहीं, विद्यार्थियों का समावेशन होना जरूरी होता है। ओके दोस्तों, तो ये थे आज के इस वीडियो लेक्चर के 35 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। यदि किसी भी प्रश्न के संदर्भ में कोई क्यूरी हो, कोई भी जिज्ञासा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा दोस्तों। ओके, मैंने आपको पहले भी कहा है कि इस तरीके की जो टेस्ट सीरीज है आपकी परीक्षा तक लेकर आऊँगा, और आपकी परीक्षा हो जाएगी उसके बाद भी। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा हो जाएगी उसके बाद भी मैं RAS, जी हाँ दोस्तों, RAS की टेस्ट सीरीज आपके लिए लेकर आऊँगा प्री की। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भी टेस्ट सीरीज में लेकर आने वाला हूँ। तो ये था दोस्तों इस वीडियो लेक्चर का अंत। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू।